right now. Welcome everyone to today's session where Pratha, a group of aspiring youth community, delve into the minds of inspiring personalities from the country and beyond to expand our knowledge on different arenas of the world and to create a dialogue between the common man and people who are in power to take impactful decisions for the welfare of the society. I, Bhavna Sharma, a representative of Pratha Indic Renaissance from Northeast India, Assam, would like to express my immense pleasure to host yet another bright minds of the country. Today we have with us the guest of the hour, Dr. Pankaj Shreyeskar sir. पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत प्रथा की तरफ से सर. अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. बहुत शुक्रिया. मैं भी आभारी हूं. जी सर, मुझे बताया गया है कि आप प्रथा से बहुत सालों पहले से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं अपने दर्शकों को भी कुछ बताना चाहती हूँ प्रथा के बारे में. तो प्रथा जो है वो उसकी शुरुआत काव्य वर्षा नाम से हुई थी. इट वाज फाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फोरम. पर आज इसके 100 से भी ज्यादा सदस्य हैं देश के अलग अलग प्रांतों से और 400 से भी ज्यादा जो है इवेंट्स और सोशल सर्विसेज वीडियो पॉडकास्ट इन्होंने कराए हुए हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्हें ऑफिशियली अप्रिशिएट भी किया गया है. और ऐसे एक मंच पे आज हम जियो इवेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ है पंकज श्रेयस्कर सर. सो सर, आपकी अनुमति से मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहूंगी. जी अवश्य. सर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी, लेकिन उन्हें किसी परिचय की वैसे भी जरूरत नहीं है, फिर भी प्रोटोकॉल के सहित. He is the Deputy Director General of Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India, and a former Joint Secretary and Additional Registrar of Central Information Commission. और सर, आज के सेशन का नाम हमने रखा है Inside the Ministry, Secrets to Policy Success, क्योंकि हम आम आदमी पॉलिसीज को बनते हुए देखते हैं, उनको इम्प्लीमेंट होते हुए जरूर देखते हैं, पर एक पॉलिसी बनाने के पीछे का जो थॉट प्रोसेस होता है, किन बारीक चीजों को मद्देनजर रखना होता है, कैसे डेटा संग्रहित किया जाता है, इन सब बारीक चीजों के बारे में हम बस जिज्ञासा ही दिखा सकते हैं. तो इसलिए मैं भी सर से कहूंगी आज इंटरव्यू ना सही एक कक्षा समझ लीजिए, जहां हम जैसे लोग जो हैं जो इन चीजों से बहुत दूर है, वो आपसे कुछ छोटे मोटे सवाल पूछेंगे और इन सब चीजों के बारे में थोड़ी जिज्ञासा प्रकट करेंगे. तो सर, इसीलिए बहुत बेसिक से सवाल हम आज आपसे पूछेंगे बिना ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन की अपेक्षा किए हुए. तो पहले सर मेरा प्रश्न होगा, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कौन कौन लोग देख रहे हैं. शायद स्टूडेंट्स हो, शायद मेरे जैसे रिसर्च स्टूडेंट्स हो, या कोई सिविल एस्पिरेंट हो. तो मेरा पहला सवाल होगा, जो ये मिनिस्ट्री है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम बाद में MOSPI जो एक्रोनिम है वो दोहराते रहेंगे इंटरव्यू के दौरान. तो इसका पॉलिसी मेकिंग में क्या भूमिका रहेगी इसकी, इस मंत्रालय की? जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ये अवसर दिया और हमारे मंत्रालय के काम करने के विचार के बारे में आपने जिज्ञासा प्रकट की. हम आपके आभारी हैं. जैसा कि आपने बताया कि पॉलिसीज जो हैं सरकारों में बनती हैं, उसको इम्प्लीमेंट होते हुए हम देखते हैं ज़मीनी हद तक, लेकिन उसके पीछे का जो श्रम होता है, उसके पीछे की जो रैशनैलिटी होती है, उसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले आप उस मकाम तक पहुंचें कि ये निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो आप ये क्यों ले रहे हैं. ये इस दायरे तक सीमित नहीं रहता है कि अगर आपने ये कोई रूल पॉलिसी बना दी तो वो पॉलिसी जो है बिल्कुल गॉस्पेल ट्रुथ हो जाए. ऐसा नहीं है. उसका एक आधार होता है और वो आधार जो है कई मायनों में बहुत तरह की चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन ज्यादातर ऐसे पॉलिसीज जो बनाए जाते हैं उसके पीछे डेटा का बहुत बड़ा योगदान रहता है. और इसीलिए आप समझेंगे कि सामान्यतया पॉलिसी इकोसिस्टम में इसको कहते हैं
डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। तो कहने के ये मायने हैं कि जो भी हम निर्णय लेते हैं या जो गवर्नेंस का मॉडल होता है वो किसी सेंस पर डिपेंड नहीं करता है, किसी के सिक्स सेंस पर डिपेंड नहीं करता है, उसके पीछे डेटा से ड्राइव किए गए निर्णय की एक भूमिका रही होती है। तो जो ये हमारा मंत्रालय है, इस मंत्रालय को डेटा का समझिए कि संग्रहण करने का अधिकार है, डेटा को डिसेमिनेट करने का अधिकार है, और डेटा के मद्देनजर जो दृष्टि निर्गत होती है उस दृष्टि को पॉलिसी मेकर्स के समक्ष पहुंचाया जाने का की जिम्मेदारी होती है, और जो जिनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है उनको भी इसके बारे में जानकारी रहती है कि ये डेटा हमारे बारे में एक इंसाइट देता है, सारी परिस्थितियों के बारे में ये इंसाइट देता है, और इसी के मद्देनजर एक व्यक्ति ये समझ सकता है कि जो निर्णय या पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसमें डेटा से कितना ताल्लुक रहता है, डेटा से कितने उसके सिंक रहते हैं। लिहाजा इसमें ये होती है कि एक एडवोकेसी भी होती है और दूसरे के साथ साथ एक डिसेमिनेशन भी होता है। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों के मद्देनजर डेटा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है जिसके आधार पर नीतियों का निर्धारण किया जाता है। जी, तो मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी, इस इंटरव्यू के दौरान हम बहुत सी डेटा से रिलेटेड बातें करेंगे। ये कैसे डेटास हैं, पॉपुलेशन को ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए, उनके डायनेमिक को समझने के लिए, स्ट्रेंथ को समझने के लिए, क्योंकि किसी भी पॉलिसी के आधार होता है कि लोगों में वो कितना लाभदायक होता है ना सर? अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अपनी अंग्रेजी दर्शकों के लिए भी मैं एक सवाल भी अंग्रेजी में भी बताऊंगी और हिंदी का भी इस्तेमाल करती रहूंगी सर। तो ये जो एकत्र किया गया डेटा है जो मंत्रालय संभालती है, आप कितना कह सकते हैं कि ये हमारे युवाओं की जो अनुभव है, हमारी जो युवाओं के अनुभव हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा का मुद्दा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जो मुद्दे हैं, उसे किस तरह रिफ्लेक्ट करती है, उन अनुभवों को किस तरह सही तरह से दर्शाती है? इस एकत्र किए गए डेटा से हम किस तरह इन समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं? देखिए, किसी भी सरकार में डेटा संग्रह करने के सामान्यतया 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं डिमांड साइड, और एक होता है सप्लाई साइड। जो डिमांड साइड होता है वो साइड होती है जिसमें हम अपेक्षा करते हैं सरकारों से कि ये हो तो बेहतर। जो सप्लाई साइड होता है वो होता है जो सरकारें अपनी तरीके से सूचनाएं देती हैं। तो जो डिमांड साइड की सूचना होती है, जो डेटा होती है, वो सर्वे से एकत्र किए जाते हैं, सर्वेक्षण के माध्यम से उसको एकत्र किया जाता है। और जो सप्लाई साइड की इंफॉर्मेशन होती है वो जो सरकारी विभागों द्वारा, सरकार पोषित संस्थाओं द्वारा जो डेटा वो इकट्ठा करते हैं उसकी जानकारी दी जाती है। तो इसमें कई बार ये होता है कि जो डिमांड साइड की जो डेटा होती हैं और सप्लाई साइड की जो डेटा होती हैं उस दोनों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, क्योंकि अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप जानते हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है या जो जीएसटी का डेटा है या जो स्वास्थ्य मंत्रालय का MIS होता है कि हर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, PHC से जो डेटा आता है, CHC से जो डेटा आता है, वो एक फीड किया जाता है, पंचायत से जो डेटा आता है वो फीड किया जाता है सिस्टम में। तो जो वो डेटा इकट्ठा होते हैं वो सप्लाई साइड इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो डेटा देने वाले सरकारी तंत्र के ही लोग होते हैं। तो वो जब एग्रीगेट लेवल पर आता है तो सरकार के लेवल पर वो एग्रीगेटेड नेशनल लेवल पर डेटा होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सप्लाई साइड डेटा। जो डिमांड साइड का डेटा होता है वो हाउस होल्ड से मिलता है। जब आप शहर में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, पूरे देश के और सर्वे करते हैं, वो जो सर्वे किया जाता है डेटा, जो हमारे विभाग का जो सर्वे होता है वो बिल्कुल एक जो साइंटिफिक तरीका है उस पर निर्धारित होता है ताकि पूरे देश का कोना कोना उसमें रिप्रेजेंट किया जा सके। हर एक व्यक्ति की आकांक्षाओं का मतलब उनको अवसर मिलता है
कि वो अगर उनके बारे में वो सूचना जिस विषय पर एकत्रित की जा रही है सरकार द्वारा, और वो अगर हाउस होल्ड, हमारे डेटा संग्रहण में जो सर्वे होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, उसको कहते हैं हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड जो डेफिनेशन होती है वो एक घर में रहने वाले लोगों से वो सूचना मांगी जाती है। तो उसमें युवा वर्ग भी होते हैं, उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, और जो सूचना प्रदाता होते हैं वो सामान्यतया हाउस होल्ड के जो मालिक होते हैं, जो उनके मुखिया होते हैं, वो सूचना देते हैं। तो हमारे यहाँ पे सर्वे के कई सारे विषय तय किए जाते हैं, और ये सर्वे सालाना होती हैं, एक साल में पूरे देश में वो सर्वे किया जाता है। अब वो जो सर्वे हैं, कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जो हर साल होते हैं, कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जो 5 साल में एक बार होते हैं, कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जो 10 सालों में एक बार होते हैं, क्योंकि सर्वे करना बहुत बड़ा काम होता है। पूरे देश की आबादी को उसमें समानियोजित करने में बहुत बड़ा रिसोर्स लगता है, और वो साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, इसलिए इसको करने में पूरे साल भर का वक्त लगता है। अब जैसे आपने एक बात कही कि हमारे यहाँ पर एक सर्वे है जो कि एनुअल सर्वे है, हर साल होता है, उसको कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जिसको शॉर्ट में PLFS भी कहते हैं, और ये बहुत एक विश्वसनीय इंस्ट्रूमेंट है सरकार का, और एकमात्र सरकारी तंत्र के हिसाब से एकमात्र यही एक ऐसा सर्वे है जिस बिला पे भारत में बेरोजगारी और रोजगार की जो, जिसको हम लोग बोलते हैं जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितनी है, मेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितनी है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी इस सर्वे से ही निकलती हैं, और वो फिर पूरे देश में बताया जाता है कि इस दफा, इस साल इतनी बेरोजगारी की दर है, या इस साल इतने एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। इसका ये मतलब होता है कि लोग काम करना चाहते हैं और लेबर मार्केट में भी उपलब्ध हैं। तो इसको इकट्ठा लेकर हम कहते हैं कि जो एक नियत काम करने की उम्र होती है, उस उम्र में जो लोग काम करने को इच्छुक हैं और काम की तलाश कर रहे हैं, लेबर मार्केट में है, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये जो हमारा सर्वे है ये हर साल होता है, और हम जो है 3 महीनों में भी इसका रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन जो तिमाही में रिजल्ट निकलता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, वो केवल अर्बन क्षेत्र में निकलता है। रूरल क्षेत्र में हम पूरे रूरल और अर्बन दोनों मिलाकर वार्षिक एक प्रतिवेदन निकालते हैं, जिस आधार पर इसमें बेरोजगारी, रोजगार की स्थिति इत्यादि का आकलन किया जाता है। इसी तरीके से समय समय पर हमारे यहाँ से सर्वे एक और निकलता है जिसको हम कहते हैं सोशल कंजम्पशन ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। तो उसमें ये देखा जाता है कि सरकारें इतना प्रयास कर रही हैं, इतनी सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, तो क्या फिर भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस उनके ज्यादा बढ़ रहे हैं क्या? क्या हेल्थ पर जो खर्च हो रही हैं देश में वो बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही हैं, या अगर ज्यादा हो रही हैं तो जो सरकार की नीतियां हैं उसके हिसाब से उनको एक रिफ्लेक्शन मिलता है कि हमने तो ये पॉलिसी लाई है, वो पॉलिसी लाई है। इसी तरीके से एजुकेशन के बारे में होता है। अच्छा, हेल्थ में एक हम और इसका आंकड़ा निकालते हैं, जो हम ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी होती है महिलाओं को, वो जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है कि अब भी लोग ग्रामीण क्षेत्र में जैसे पहले अपने घरों में कर लिया करते थे, क्या वो अब भी वही स्थिति है या उसमें बदलाव हुआ है? क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूशनल सरकारों ने बनाए हैं। तो इस लिहाज से फिर एजुकेशन के बारे में भी होता है कि प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चे कितने हैं, सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चे कितने हैं, उनका कैसा क्या फीस उनको देनी पड़ती है। इस तरह की तमाम सूचनाओं को हम सप्लाई साइड, डिमांड साइड से एक्सेप्ट मतलब कलेक्ट करते हैं, डेटा को संग्रहित करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि जो सप्लाई साइड वाला डेटा है वो दोनों में कितना का मिसमैच है। क्योंकि हमारी अपेक्षाएं, एक आम आदमी की अपेक्षाएं कभी मतलब बड़ी होती हैं, तो उन अपेक्षाओं और जो सरकारें नीतियां बनाती हैं उन अपेक्षाओं में और हकीकी तौर पे कितना का फर्क है, कितनी और उसमें ब्रिज किया जा सकता है, ये डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी, सच में डेटा एनालिटिक्स की जो
का जो उपयोग है वो इतना बढ़ चुका है। पहले हमको लगता था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पॉपुलेशन सेंसस या फिर मार्केट को समझने के लिए या फिर मेडिसिन या हेल्थ सेक्टर को समझने के लिए किया जाता है। फिर समझ में आया कि इलेक्टोरल पोल से लेकर एजुकेशन, हर चीज में डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो हम युवाओं के ऊपर एक सवाल है सर कि हम युवा इस एकत्र किए गए डेटा, मंत्रालय के एकत्रित किए गए डेटा का इस्तेमाल अपने एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट्स के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या मंत्रालय की तरफ से कितना हमें सपोर्ट किया जाएगा या जाता है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है। अव्वल बात तो ये मैं बता दूं कि जो हमारे विभाग के जितने भी जो डेटा हैं, वो डेटा बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज पब्लिकली डिसेमिनेट किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारा एक मजबूत पक्ष है, क्योंकि डेटा बहुत इमोशनल एलिमेंट होता है, और कई प्राइवेट सेक्टर के डेटा अगर आप देखें वो महत्वपूर्ण तो होते हैं, लेकिन वो बहुत सहज तौर से उपलब्ध नहीं होते, उसके लिए आपको बहुत पैसे देने पड़ते हैं, तमाम तरह की चीजें। लेकिन ये जो हमारे विभाग का डेटा है, हमारा जो वेबसाइट है mospi.gov.in पे अगर आप जाकर देखेंगे तो तमाम तरह के डेटा जो हैं वो नियत समय पर, जिसको हम लोग एडवांस रिलीज कैलेंडर कहते हैं, कि आपको मालूम होगा कि इस दफा सीपीआई 12 तारीख को निकलेगा, ये इस क्वार्टर में निकलेगा, तमाम तरह की एक प्रायर कमिटमेंट होती है, और वो डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है और वो सहज तौर से उपलब्ध होता है, नंबर 1। तो अव्वल बात तो ये है कि ये हमेशा रिसर्चर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, आम व्यक्ति के लिए भी ये उपलब्ध है, जब चाहे वो डाउनलोड करके उस डेटा का उस पर जो भी एनालिसिस वो करना चाहे वो कर सकते हैं। एक दूसरी बात ये है कि सरकार, हमारे मंत्रालय ने जो एक ग्रांट इन एड करके कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत एक ग्रांट इन एड देते हैं रिसर्च वाली संस्थाओं को, और उनके लिए कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकती है। जैसे फर्ज करिए कि डेटा कई तरीके से उपलब्ध हो रहे हैं आज के जमाने में। जैसे आप देखेंगे कि जो आधार का डेटा है, आप बायोमेट्रिक का डेटा लेते हैं, आप कहीं पे घूमने फिरने जाते हैं, कैमरा का डेटा होता है, ये सारे डेटा संग्रहित हो रहे हैं, बट इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रही, तो क्योंकि उसका कोई फ्रेमवर्क अभी नहीं बना है। गूगल का इतना सारा डेटा, आप, ये बात दिगर है कि वो प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन वो सारा डेटा इकट्ठा तो हो रहा है ना, तो उस डेटा से क्या और बेहतर निर्णय करने की प्रक्रिया का इजाद किया जा सकता है। तो फर्ज करें कि हम ये समझने का प्रयास करें कि जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इतना सारा जोमैटो से हैं और तमाम तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चीजें खरीदते हैं, तो बिना हम लोगों के घरों में जाए जो है अमेज़न से ये डेटा ले सकते हैं क्या कि आपके यहाँ ऑनलाइन कितना लोगों ने खरीदारी की है, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं कि शहरी क्षेत्र के लोग हैं, लोगों की साइकोलॉजी क्या है कंजम्पशन पैटर्न को लेकर। तो तमाम तरह के रिसर्च प्रपोजल लोगों के मन में आते हैं। तो हमारा मंत्रालय जो है जो ये कहता है, वो ये कहता है कि फॉर रिसर्च स्टडीज इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, funding support is provided to reputed academic institutions under grant in aid component of capacity development scheme of this. The quantum of financial assistance in the case of studies surveys would be up to a maximum of 50 lakh. However, in exceptional cases, this limit could be enhanced to 1 crore. तो फर्ज करें कि आप ये समझना चाहें कि जैसे मान लीजिए कि studies survey contributing to the development of methodology of improving ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। फिर ये हो सकता है कि हम ये देखना चाहें कि आजकल लोग जो है, आप जानते होंगे कि एक नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग भी करते हैं। इसका ये मतलब है कि देशों की प्रगति जीडीपी तक सीमित नहीं रह गई है, अब लोग इसको नए सिरे से भी समझना चाहते हैं कि भाई हम जीडीपी ग्रो तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कितना कर रहे हैं, तो उसको कैसे इवेल्युएट किया जाए, ये एक रिसर्च का मुद्दा है। तो कोई जो रिसर्चर है हमारे इस स्कीम का फायदा उठा के, लाभ लेके वो रिसर्च कर सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी लोग बात करते हैं कि हमारे भारत देश में जो महिलाएं घर में इतना काम करती हैं, अगर उसका इवैल्यूएशन, अगर फर्ज करें वो काम नहीं कर रही होती और कोई बाहर के लोग को, चाहे घर के मेड को, असिस्टेंट्स को वो काम करने को कहा जाता,
तो जी उनको वो आमदनी होती जो आज नहीं हो पा रही है। तो इंटेलेक्चुअली लोग ये कहते हैं कि जो फीमेल की पार्टिसिपेशन है डोमेस्टिक हेल्थ में, डोमेस्टिक हेल्थ असिस्टेंस में, काम में, उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कितना है और उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाए। अभी रिसेंटली जो कुंभ लगा है, तो जी वहां पर ये भी तय हो रहा है, सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि ये समझा जाए कि ये कुंभ 45 दिनों का जो कुंभ लगा, जी उस उन दिनों में कितनी जीडीपी, जो उनकी स्टेट जीडीपी होती है, जी एसडीजीपी में कितनी कंट्रीब्यूशन इससे आई। आई मीन इस तरह की जो ओके रिसर्च की प्रॉब्लम है, वो कोई भी जी जी एंटरप्रेन्योर रिसर्च यंग माइंड कैन ऑलवेज डू एंड कम बैक टू अस थ्रू दिस रिसर्च प्रपोजल प्रोजेक्ट्स फॉर व्हिच द ओके गवर्नमेंट हैज गिवन दिस। जी बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली कि किस जी तरह अगर हम चाहें, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशन फील्ड से मैं रिसर्च कर जी रही जी हूँ अभी, तो जी मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये रही कि हम डेटा के साथ ही डील करते हैं, है ना। जी जी तो बेशक। कोई हम सोशल साइंस रिसर्चर्स जो है वो डेटा के साथ ही डील करते हैं। किसी भी बात को हमें साबित करने के लिए हमें डेटा की जरूरत है, और बेशक। किसी चीज को जनरलाइज करना हो तो हमें चाहिए कि हमें सबूत चाहिए होता है, जो कि हम इन सर्वेस के माध्यम से हम कलेक्ट करते हैं। तो ये मेरे लिए खास करके बहुत लाभदायक होगा जो जी इंफॉर्मेशन आपने हमें बताई है। और जरूर जी सर, मैंने आप लोगों का वेबसाइट देखा हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जी उसके पहले मैं आपसे और एक सवाल, बहुत बारीक सा सवाल है, ये पूछना चाहूंगी। आजकल कितने सालों तक हमने फंक्शनल लिटरेसी के लिए कितनी लड़ाई लड़ी। अब हम डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेटिस्टिकल लिटरेसी है, हम इसको कहेंगे सांख्यिकीय साक्षरता, क्या अभी सब लोगों में मौजूद नहीं है सर। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना फायदा उन्हें इन नंबरों से मिल सकता था, इस ज्ञान से मिल सकता था, वो उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाते। तो क्या मंत्रालय ने ऐसा कोई कदम उठाया है या कदम उठाने की सोच है, ताकि आम जनता भी इन नंबर्स का, इन डेटा का आसानी से फायदा उठाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और थोड़ा बेहतर, आसान बना सके। हाँ, बहुत वाजिब सवाल है। इसके मद्देनजर मैं आपको दो तीन चीज बताऊं। जो स्टेटिस्टिकल जी लिटरेसी है, वो स्टेटिस्टिकल लिटरेसी मेरी समझ से डेटा के आसानी से उपलब्ध होने से ज्यादा वो डेटा क्या कह रहा है, उसकी उसका ज्ञान ज्यादा जरूरी है। और जी मुझे ये लगता है कि डेटा जो बताना चाहता है वो जी अपने आप में पूरा नहीं होता। जैसे हिंदी साहित्य में कहते हैं कि जी जिसे हम अक्सर सच समझते हैं वो वस्तु स्थिति का प्रत्यक्षीकरण मात्र होता है। सच जी उसके आगे भी है, सच उसके पीछे भी है। पीछे भी है। जी डेटा भी लगभग यही कहानी कहता है। तो डेटा अगर अपने आप में आपको कोई एक बात कह रहा है, तो इसका ये जी मतलब नहीं है कि केवल उतनी सी ही बात कही जा रही है। जी इसके सापेक्ष कई और डेटा हैं, उनको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। और दोनों को, जिसको अंग्रेजी में ट्रायंगुलेशन कहते हैं, जब आप डेटा ट्रायंगुलेशन, यस सर। ट्रायंगुलेशन करते हैं तो आप ये समझने का प्रयास करते हैं कि दो अलग अलग चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। उसका, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ टू डाइवर्जेंट insights that can come only through, as you said, that statistical literacy। जो statistical literacy है, ये एक एक मानसिक, मेरे ख्याल से, ये मेरी जाती राय है, ये एक मानसिक जी स्थिति है। उसमें आपको जी ट्रेन करना पड़ता है। जैसे जैसे फर्ज करिए एक जो जो कलाकार होता है, वो कैसे किस चीज को बारीकी से एक नए तरीके से सोचता है, वैसे मुझे जी ऐसा लगता है जो डेटा है वो कला है। आपको वो बताने का प्रयास करता है जो सामान्यतया आप नहीं देख पाते। तो जी डेटा जितना कहता है उतना छुपाता भी है। आपको वो दृष्टि होनी चाहिए कि क्या वो जी पूर्ण रूप से जो आप समझना चाहते हैं, क्या वो डेटा वही बात कह रहा है क्या। तो इसके संदर्भ में ये तो मेरी बेसिक मैंने आपको बात बताई जो स्टेटिस्टिकल लिटरेसी के मायने हैं। जी अब अगर हम इस बात पर आते हैं कि क्या करती है, हमारा मंत्रालय पिछले कई सालों से इसको लेकर बहुत सिंसियर है। और क्या करती है, हमारी एक एकेडमी है जिसको हम लोग एनएसएसटीए के नाम से जानते हैं, जी नेशनल स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग एकेडमी है हमारी। तो जी ये जो ट्रेनिंग एकेडमी है, ये
हमारे सर्विस के लोगों के साथ साथ सरकारी तंत्र के और भी जो विभिन्न विभागों के अफसर हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं बाकी सर्विसेज से, उनको भी ट्रेनिंग के लिए वहां बुलाते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं उनको भी बुलाया जाता है। इसके अलावा जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको भी 8 दिन 10 दिन का एक कैप्सूल। और इन दिनों हम ये भी सोच रहे हैं कि अब हम जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए भी ये एक 2 दिन का 3 दिन का स्पेशली डिजाइन एक हम कैप्सूल बनाएं, ताकि हम ये बताएं कि अगर ये डेटा ये कह रहा है तो इसके मायने क्या हैं। बेशक आप किसी भी मॉडल में डेटा डाल दीजिए तो कुछ ना कुछ परिणाम वो देगा, लेकिन उस परिणाम के कोई मायने हैं क्या, ये समझ जो है। इसीलिए मैं कह रहा था कि डेटा को कई मायनों में कलात्मकता भी कहते हैं, और ये कलात्मकता इस तरह की संस्कृति से आती है। एक तो जो मैंने कहा कि ट्रेनिंग एकेडमी है हमारी, उसके माध्यम से। दूसरा हम क्या करते हैं, हर बार जो हमारा रिजल्ट निकलता है, चाहे वो रिपोर्ट के तौर पे, चाहे वो डेटा रिलीज जब हम करते हैं, तो हम एक यूजर्स कॉन्फ्रेंस करते हैं अलग अलग जगहों पे। अगर हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा हमने रिलीज किया है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ करते हैं, उसमें फिक्की रहती है, एसोचेम रहता है, सीआईआई रहता है, छोटे छोटे एमएसएमई रहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, और उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि जो डेटा है ये क्या कहता है। और फिर हम उनसे ये भी जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि जो हम कह रहे हैं उसके अलावा आप और कुछ सुनना चाहते हैं, आप और कुछ जानना चाहते हैं कि ये चीजें भी डेटा में संग्रहित होना चाहिए, तो हम अगली बार जो अपने इंस्ट्रूमेंट को सुधारते हैं उसमें उन फीडबैक का भी हम इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो मैंने कहा कि अब हम छोटे छोटे, हमारे यहाँ पे 29 जून को हर साल एक स्टेटिस्टिक्स डे के तौर पे मनाया जाता है, नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, और उसमें हम पूरे भारत में स्कूलों में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में जाकर एक महत्वपूर्ण विषय पे आधे दिन का, 1 दिन का एक कार्यक्रम करते हैं, ताकि लोगों को इसकी जरूरत, इसकी आवश्यकता जान पड़े, समझ पड़े। और धीरे धीरे हम इसको और भी हम टीवी चैनल्स पे डिबेट में भी हिस्सा लेते हैं, ताकि ये एक संस्कृति बन जाए कि जैसे आपने कुछ एक डेटा देखा तो डेटा के मायने, उसके पीछे का सच, उसके आगे का सच, दोनों आप समझ सके। तो ये हम जी। इस इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान मुझे सर एक बात पता चली जो कि एक स्कीम से रिलेटेड है, MPLADS। तो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी, इसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो कि अभी का नहीं है, नई चीज नहीं है, 1993 की है। तो एक MP जो है अपने एरिया में लोकल प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकता है, और जो इनिशियल रकम थी वो थी सालाना 5 करोड़। अगर इसमें वृद्धि हुई है तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं होगी शायद, तो सर जरूर रेक्टिफाई करेंगे। तो मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि क्या हम युवा अपने एरिया के MP से संपर्क रखकर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि सपोज हम कौशल विकास एक केंद्र के बारे में बात कर ले, कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में बात करें, तो उस पे हम किस तरह के एक्शंस ले सकते हैं, या फिर क्या हमें उससे कोई सुविधा मिल सकती है इन फंड्स से? उसके बारे में अगर मंत्रालय की कोई राय हो, अगर आप मुझे बता सके। देखिए, मैं आपको इसमें एक थोड़ी सी क्लैरिटी ले आऊं कि आपका ये बिल्कुल जो आपने 5 करोड़ रुपया पर साल आपने कहा, वो बिल्कुल ठीक है। यही राशि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दी जाती है, मिलती हैं। और जहां तक हमारे मंत्रालय का सवाल है, हमारा मंत्रालय एक समझिए कि जो सैंक्शन करके उनको एग्जीक्यूट कर लेती हैं, और मॉनिटर करके जो मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन और सैंक्शनिंग है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज करती हैं। हमारा काम जो होता है इस मंत्रालय में, हमारा काम ये होता है कि वो 5 करोड़ रुपया जो है उनको जारी किया जाता है, और उसके बाद उन्होंने जो काम कराया, जो काम कराना उचित समझा, उस काम के हो जाने का हम एक इन्वेंट्री रखते हैं कि ये काम इन्होंने कर दिया है इस वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो उपलब्ध होती है वेबसाइट के माध्यम से। जैसा आपने कहा कि क्या युवा इसका फायदा उठा सकते हैं, बेशक, क्योंकि युवा तो जो है उनके इलाके के ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके इलाके के प्रतिनिधि हैं,
तो वो उनको प्रतिनिधित्व करते हैं उनका, लिहाजा वो उनके पास जाकर अपने जो उनके आवश्यकताएं हैं उनके समक्ष वो रख सकते हैं। बट ये निर्णय जो है ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ही होता है कि वो कौन से प्रोजेक्ट को फंड करना चाहते हैं। जी, जी, जी। और उसके बाद जब वो तय करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आप वो फंड करते हैं, तो वो फंड होने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्णय जाता है और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो फंड रिलीज कर देता है। फिर वो काम जो होता है वो काम हमें रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारे वेबसाइट के माध्यम से। तो इसमें एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें कुछ ब्रॉड कॉन्टोर्स निर्धारित किए गए हैं जिनसे कि जिन क्षेत्र में वो काम किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेकरिंग एक्सपेंडिचर के कोई काम कर लें, या ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोई नौकरी किसी को दे पाएं। ये दरअसल ऐसी चीज ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा आप देख रहे हैं कि लोकल एरिया डेवलपमेंट की बात होती है, जहां पे फर्ज करिए कि बच्चों को दूर दराज के इलाकों में सड़क नहीं है, स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, सड़क नहीं है, तो सड़क बनाई जा सकती है। छोटे छोटे कुछ विवाह भवन बनाए जा सकते हैं, लाइब्रेरी बनाई जा सकती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होती है, हाँ, कंप्यूटर्स भी दिए जा सकते हैं स्कूलों में। तो इस तरीके की स्कीम की पूरी डिटेल हमारे वेबसाइट पर है। तो अपने क्षेत्र के, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एक सामान्य व्यक्ति को, खास करके जो यंगस्टर्स है, वो ये जाने कि एमपी लैब्स में क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या मिलनी चाहिए, और हम जाएं और ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से दरख्वास्त करें कि साहब हमारे इलाके में ये है वो। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स ये स्कीम को समझें, जानें और इसका उपयोग कर सकें। सही है। इन फंडों का अगर सही उपयोग हो जाए तो हमें हमारे एरिया के बारे में पता है, क्या नहीं है यहाँ पर, क्या है। तो जरूर युवा जो है, अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रपोजल सामने लेकर आए तो हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मदद करना चाहेंगे। बेशक। तो ये जाहिर सी बात है कि MOSPI अभी तक इतने सारे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करता आया है। अगर आप किसी ऐसे सक्सेसफुल कोलैबोरेशन का उदाहरण देना चाहें सर। देखिए, हमने जैसे कहा कि हमारे यहाँ पे आमतौर से जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत जिसको बोलते हैं वी आर द सॉफ्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट्स डेटा इनसाइट। तो हमारी जो कोलैबोरेशन है वो हमारी कोलैबोरेशन यूजुअली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस उनके साथ होती हैं। हालांकि अब हम बहुत सारा इंटरैक्ट कर रहे हैं बड़ी संस्थाओं के साथ भी, जो जरूरी नहीं है सरकारी ही हो, लेकिन वो अपने किसी पॉलिसी पर्सपेक्टिव में कोई अपना एक्सपीरियंस रखते हों। जैसे मैंने कहा कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको कि हमें इंसाइट लेना है, उसमें उसके लिए फ्रेमवर्क बनाना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो स्कैनर डेटा है, जो आप बाजार में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट को ऐसे स्कैन करके वो कॉस्ट आपको बताता है, वो डेटा जो इतना इकट्ठा होता है, उस डेटा का हम क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें ताकि बेहतर रियल टाइम सोल्यूशन हमको मिले। तो हमारा मंत्रालय जो है समय समय पर ये जो IITs हैं, IIMs हैं, ISI हैं, इस तरीके की इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। और तकनीकी क्षेत्रों में जो आजकल IT डेवलपमेंट हो रहा है, उसके मुतालिक हमारा मंत्रालय ने एक स्कीम लेकर आए हैं, उसको DI लैब कहते हैं। उसमें डिजिटल इनोवेशन लैब की भाई आप अपने प्रॉब्लम लाएं और हम आपको लैब देंगे, वहां पे आप उसके साथ टिंकर करें, एक्सपेरिमेंट करें और वो सोल्यूशन दे जाएं। हम ये भी करते हैं, हैकाथन करके एक स्कीम चलता है, वो हमने हैक दी फ्यूचर टाइप्स, ऐसा करके स्टूडेंट्स को हम तवज्जो देते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आते हैं, वहां पर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखते हैं और उसका वो 2 दिनों के अंदर 24-48 घंटे लगातार काम करके उसका एक सोल्यूशन देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, तो इस तरह के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो नामी गिरामी संस्थाएं हैं, उनके साथ हम इंटेलेक्चुअल जो है इनपुट्स लेते हैं। क्योंकि एक चीज समझने की बहुत आवश्यकता है, दरकार है, वो ये है कि हम सरकारी विभाग हैं, तो हमारा
और हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से वो इंसाइट आती है, हम पॉलिसी पर्सपेक्टिव देते हैं, तो दोनों का जो सम्मिश्रण है वो एक एक बहुत अच्छी जो है एक प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना भी चाहूंगी कि 27 मार्च को ही MOSPI ने PCI पॉपुलेशन काउंसिल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, ताकि हमारे गवर्नेंस को और भी डेटा ड्रिवन, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जा सके। सर, इसके बारे में आप अगर 2 शब्द कहें। जी, दरअसल क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देती हैं और ये जी, कहती हैं कि साहब हम इस रिसर्च पे काम करना चाहते हैं। और जी, एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने अभी पिछले जनवरी से हमारे वेबसाइट पर आप देखेंगे तकरीबन 24 से 25 रिसर्च प्रॉब्लम पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं, और ये जी, वही ग्रांट्स इन एड का हिस्सा है कि जो इंस्टीट्यूशन चाहती है कि हम इस इलाके में काम करना चाहते हैं, वो हमारे उस फॉर्म के तौर पर उसको भर के हमारे यहाँ अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजते हैं, और हम वो जी, देखते हैं कि उनकी डिलीवरेबल्स जो हैं अगर हमारे हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से उपयुक्त लगती है तो उनको जी, हम फंड देते हैं और उनके साथ काम करते हैं। तो ये जी, जो पीसीआई हैं, इन्होंने भी एक्सप्रेशन दिया कि हम आपके लिए कुछ जो है रिसर्च कर सकते हैं, आपको जी, फर्दर इनपुट्स दे सकते हैं। तो उनके साथ एक कोलेबोरेशन हमारे मंत्रालय का है, और इसी तरीके जी, से समय समय पे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी करते रहे हैं बहुत सारी संस्थाओं जी, के साथ, जो हमें रिसर्च ओरिएंटेड इश्यूज पर एक सोल्यूशन देते हैं, जो हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जी। तो आखिर में मैं आपसे बहुत एक आसान सा सवाल यही पूछूंगी कि मंत्रालय का जो विजन है अगले 2-3, चलिए 5 सालों, 5-10 सालों का, वो कैसा होगा? और ये भी है कि डेटा कलेक्शन प्रोसीजर को और कैसे बेहतर बनाया जाए, ताकि कोई किसी तरह का मैनिपुलेशन, किसी तरह का बायसनेस ना इन्वॉल्व हो और उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उसकी रिलायबिलिटी पर भरोसा किया जा सके। उसी के बारे में आपसे जानना था, और हम कैसे सर मदद कर सकते हैं, हम युवा, इसके जी, बारे में अगर आप बताते। देखिए, जो युवा के मदद की तो बात यही है कि हम ये कहेंगे कि जो डेटा है उसका आप इस्तेमाल करें अपने एनालिसिस में, अपने राइटअप में, अपने रिसर्च पेपर्स में, और ये देखें कि जो सरकारी डेटा है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, और उसकी सजेशंस कि साहब ये सजेशंस भी आप दे सकते हैं। सो दैट विल बी अ ग्रेट फीडबैक मैकेनिज्म इन सो फार एज द स्टूडेंट्स आर कंसर्न, क्योंकि हमारे सबसे बड़े कंज्यूमर तो आप लोग ही हैं जो डेटा का जी, इस्तेमाल करते हैं। जो विजन आपने कहा, एक तो अव्वल बात ये है कि हम आने वाले सालों में जो है, हम ये अभी तक हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर डेटा ये उसकी एस्टिमेट निकालते थे। अब हम और जी, ग्रैनुलर लेवल पे डेटा लेकर जा रहे हैं, ताकि जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट्स भी हम निकाल सकें, उसके भी फर्दर लेवल पे एस्टिमेट निकाल सकें, वक्त पर सारी सूचना मुहैया कराएं, और जो हम कराने वाले हैं उसका हम पहले से ही आपको इसका इल्म दे दें कि साहब हम आने वाले अगले 1 साल में जनवरी में ये सारी रिपोर्ट रिलीज होंगी, फरवरी में ये सारी रिपोर्ट रिलीज होंगी। सो दिस इज वन ऑफ द greatest achievement insofar as making the people know that in the coming months these. जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ तकनीकी असुविधा के कारण सर से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हम जुड़े हुए हैं। एक्चुअली हमारे इंटरव्यू का आखिरी मुकाम आ ही चुका था। 45 मिनट तक हमने सर से बहुत सुंदर तरीके से अलग-अलग विषयों पे बात की है, और सर ने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया है। ये इंटरव्यू बहुत पहले की हमारी सोच थी, और आज जाकर हमने इसे बहुत अच्छी तरह से इसका आपने इसकी संचालना की है। सर फिर से हमसे जुड़ गए हैं। सर प्लीज जी यू जी, कैन कंटिन्यू। माफी चाहूंगा, वो बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। ये जी, डिजिटल की अपनी एक खामी होती है बिल्कुल लिहाजा उस सर। पे जी, तो इसमें हम ये करते हैं कि एक समयबद्ध तरीके से
ग्रैनुलर लेवल पे, और जितना संभव वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करें। इनसोफार एज के जो सवाल हैं उसके मुतालिक मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ यहाँ पर कि हमारी क्रेडिबिलिटी सबसे इस बात पर है कि हम जो भी डेटा रखते हैं वो सारा पब्लिक डोमेन में, जिस दिन हम सर्वे रिलीज करते हैं उसी दिन पब्लिक डोमेन में रखते हैं, और कोई भी व्यक्ति उस डेटा से हमारे फाइंडिंग्स को क्रॉस चेक करके वहां पर पहुंच सकता है कि हमने जो कहा है वो आप खुद निकाल सकते हैं जी। तो एक तो ये विश्वसनीयता है। दूसरी विश्वसनीयता ये है कि हम जो कुछ भी एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो कितना है जी। तो उस लिहाज से हम एक बोलते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है वो कितना है। तो हम ये पहले से ही लोगों को बताए रखते हैं कि साहब हमारे इस रिजल्ट की विश्वसनीयता 95% है, 98% है, 2% है, 4%। तो ये जो विश्वसनीयता है वो एक स्थापित साइंस है। तो उस स्थापित साइंस के हिसाब से हम अपनी वो विश्वसनीयता को डिसेमिनेट भी करते हैं कि ये हमारा डेटा 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे खरा उतरता है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारे 1995 के रिपोर्ट थे उसमें जो रिपोर्ट थे और जो डेटा हमने रिलीज किया, क्या वो दोनों मैच करते हैं। और तीसरी बात ये है कि आप हमारा जो सर्वे चलता है वो सर्वे में सरकारें क्या करती हैं, हम जो है एडवर्टीजमेंट देते हैं, उस दौरान उस गांव में जाकर देख सकता है कि कैसे सर्वे किया जा रहा है, जो बातें पूछी जा रही हैं वो कैसे रिकॉर्ड की जा रही हैं, कंसेंट क्या लिया जा रहा है, ये तमाम चीजें जो हैं कोई भी व्यक्ति जाके वेरीफाई कर सकता है। और अभी हम लोगों ने एक स्टैटिस्टिकल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क भी बनाया है, अभी 5 दिन पहले ही हमने जारी किया है। उसमें हर एक प्रोडक्ट को, हर एक मंत्रालय को हमने कहा है कि वो अपने असेसमेंट करें कि क्वालिटी पैरामीटर्स पे वो कितना खरा उतरते हैं, और जो भी वो अपने लिए करें तो उस जो बचे हुए क्वालिटी पैरामीटर्स के पाथ को वो पूरा करना चाहते हैं, वो अपने आने वाले समय में कैसे इंस्ट्रूमेंट बनाएं जिससे कि उनकी जो विश्वसनीयता है और बेहतर होके 100% बनी रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सुन रहे थे पंकज श्रेयस्कर सर को, जिन्होंने अपनी महारत, जिन्होंने डाटा पे, गवर्नेंस पे, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस पे, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस पे महारत हासिल की हुई है। उनके बहुत सारे पेपर्स आ चुके हैं इस पे। सर मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी उन्हें, जो कि अवेलेबल भी है इजीली। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और इतनी सारी जो बातें हैं इनसे हमें वाकिफ कराने के लिए। सच में मिनिस्ट्री के अंदर क्या होता है ये हमें सर ने इतनी ट्रांसपेरेंसी से बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। डेफिनेटली अभी हमें समझ में आ गया है कि किसी भी एक पॉलिसी के सक्सेस में जितना बड़ा रोल हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे लेजिस्लेचर्स प्ले करते हैं, वो हम भी प्ले करते हैं। तो हम युवाओं पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह हम इन नीति नियमों का पालन करें और उसे आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी दौरान मैं प्रथा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मुझे ये मौका देने के लिए। मैं शुक्रिया करना चाहूंगी जियो इवेंट्स का हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और मोस्ट स्पेशली सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आप कुछ 2 पंक्तियों में बोलना चाहे प्रथा के बारे में, और फिर हम इसे क्लोज करते हैं। जी, सबसे पहली बात तो मैं बहुत बहुत आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि आपने जिन मुद्दों को आज उठाया है, सामान्यतया डेटा के बारे में, इस तरह की लिटरेसी के बारे में जो लोग प्रयास करना चाहिए वो अभी तक वैसा दिखता नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि हम मंत्रालय की तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं, और आपकी तरफ से ये जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। और जो आपने सवाल किए हैं ये साफ जाहिर करता है कि जो मुद्दे आपने उठाए हैं ये आपकी ज़हीनी जो है विषय के बारे में, और आपकी जो कॉन्शियसनेस है डेटा को लेकर, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना ज़रूरी समझा आज इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और हमेशा ये कॉन्शियसनेस बनी रहनी चाहिए कि more you know disseminate the data, more you talk about data, more transparency you'll bring into the system, including the government. So therefore wish you all the very best, and thank you so very much for this.
Thank you so much, sir. So with this, we close our today's session. Jai Hind, Jai Bharat. जय भारत. Thank you, madam.